हेलो बच्चों, वेलकम बैक हमारे सेकंड लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे का आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, लास्ट चैप्टर में हम फीचर्स देख रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट क्यों है, वाई दिस सिविलाइजेशन इज सो ग्रेट। तो इसके लिए हमने इसके 6 और 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे काफ़ी डिटेल में, और मैंने बताया था कि ये जो फीचर्स हैं 6-7 फीचर्स जो मैंने बताए वो इस सिविलाइजेशन को यूनिक बनाते हैं अदर सिविलाइजेशन से। दैट्स व्हाट दोज फीचर्स मेक दिस सिविलाइजेशन अ ग्रेट सिविलाइजेशन। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। एक मिनट आपको 7 फीचर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने ग्रेटनेस के लिए देखी थी, ग्रेटनेस ऑफ आईवीसी, ग्रेटनेस ऑफ आईवीसी के जो हमने फीचर देखे थे, पहला हमने क्या देखा था, वर्ल्ड्स ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। ये देखा हमने, वर्ल्ड्स ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। ठीक है, सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। ये मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि इनका जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, बिलीफ्स हैं, जो इन जनरल वे ऑफ लिविंग है, जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है, वो सब लेगेसी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जो आज हम क्या कहते जिस तरीके से रह रहे हैं, जो हमारा आज का कल्चर है वो यहीं से इवॉल्व हुआ है, इसलिए ये वर्ल्ड्स ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। कल काफ़ी डिटेल में इस बारे में देखा था। ठीक है, और इसके अलावा हमने क्या देखा था, फिर मैंने ये देखा था ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लस लार्जेस्ट। तो ये फर्स्ट सिविलाइजेशन नहीं है वर्ल्ड की, बट इट इज़ द लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक कल्चरल सेटलमेंट इन द एंटायर हिस्ट्री, इन द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर इसका एरिया की अगर आप बात करोगे तो एरिया वाइज इसके आसपास जितनी भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन रही हैं, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, मंगोलिया, ग्रीक, जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, उन सब का एरिया मिला के भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया के आसपास भी नहीं पहुंचता है। तो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, कोई बता सकता है? थर्ड पॉइंट था इट इज़ मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन। मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन के हमने 2 यूनिक फीचर पढ़े थे, वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन। वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन में 2 यूनिक फीचर थे। एक तो पहला क्या था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज विथ मैनहोल्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज विथ मैनहोल्स, एंड सेकंड ट्रेमेंडस यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग। ये मैंने आपको ये 2 पॉइंट बताए थे, ये हमने देख लिया था, ट्रेमेंडस यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट था जो इसको ग्रेट बनाता था वो था दे वर द फर्स्ट टू कल्टिवेट कॉटन। कॉटन का कल्टीवेशन यहीं से स्टार्ट हुआ है, आईवीसी से कॉटन कल्टीवेशन, ये चीज़ एक बहुत यूनिक थी। फिर हमने क्या पढ़ा था, इंजीनियरिंग मार्वल, आर्टिफिशियल नेवल डॉकयार्ड इन लोथाल, द इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ दैट टाइम, आर्टिफिशियल नेवल डॉकयार्ड। तो आप ये देखो टेक्नोलॉजिकली भी वो कितने सुपीरियर थे, आर्टिफिशियल नेवल डॉकयार्ड। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा था, आर्ट फॉर्म देखे थे हमने, आर्टिस्टिकली भी बहुत एडवांस थे, क्योंकि जो उनकी सील्स थी वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सील्स थी। बहुत हाई लेवल की क्राफ्ट चाहिए आपको इतनी ब्यूटीफुल सील्स बनाने, तो दैट्स व्हाट मेक्स दिस सिविलाइजेशन यूनिक। एंड नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था उनकी पॉटरी, द बेस्ट पॉटरी एवर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज द पॉटरी फ्रॉम इंडस वैली टाइम। इसको हम बोलते थे ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नाउ ये तो थे सिविलाइजेशन के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें आपको बताऊंगा मैं इस सिविलाइजेशन को आगे पढ़ाने से पहले इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है, अगर आपको इस सिविलाइजेशन की लिमिटेशन समझ में आ जाएंगी, हमारे नॉलेज की कुछ लिमिटेशन अगर आपको समझ में आ जाएंगी, तो फिर आप इस सिविलाइजेशन को ईजिली कनेक्ट कर पाओगे। और अगर कोई भी आंसर लिखोगे तो अगर आपको लिमिटेशन पता है उस चीज़ की, तो फिर आपको पता है कि आपको किस हद तक जाना है, आपको कहाँ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट में आंसर देना है, कहाँ नहीं देना है, वो आपको लिमिटेशन से समझ में आएगा। और जब आप खुद से पढ़ोगे इस चैप्टर को तो आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, तो अगर आपको पता है इस चैप्टर की लिमिटेशन क्या है तो वो डाउट आपको नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको बताता हूँ अब मैं इस चैप्टर की लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन वी हैव ऑफ दिस चैप्टर। तो उसमें देखो बच्चों क्या है, हमारे नॉलेज की कुछ लिमिटेशन है। कैसे, हमें एविडेंस कैसे मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन के,
ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंस कैसे मिले? हमें इसके एविडेंस मिलते हैं नंबर 1 एक्सकेवेशन से। भाई हमने खुदाई करी, खुदाई से हमको पता चला, एक्सकेवेशन से, कि यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन से खुदाई करते गए हमको टेराकोटा फिगरीन्स वगैरह मिले, इसके अवशेष मिले, ठीक, तो हमको पता चला यहाँ कोई सिविलाइजेशन थी। सेकंड एविडेंस जो हमको मिलता है वो उसकी स्क्रिप्ट से मिलता है। भाई यूजुअली हिस्ट्री में भी यही होता है, या तो आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखते हो एक्सकेवेशन से और किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, या आपको उस चीज़ का लिटरेरी सोर्स या उस चीज़ की स्क्रिप्ट मिलती है, तो उससे पता चलता है। तो इस इंडस वैली की हमको स्क्रिप्ट मिली, उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी मीन्स पिक्टोग्राफी मीन्स लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स। पिक्टो मीन्स पिक्चर, ग्राफी मीन्स लैंग्वेज। तो पिक्टोग्राफी जो इनकी स्क्रिप्ट थी, इसमें क्या होता था, जैसे ये आपका बोर्ड है, उस पर हमको जो स्क्रिप्ट मिली उसमें ऐसे कुछ करके ये ऐसे पिक्चर्स के फॉर्म में इन्होंने मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी हमको, ठीक है, इस टाइप से। तो ये होती है पिक्टोग्राफी, लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स। तो ये उनकी स्क्रिप्ट थी। मतलब जैसे हम लोग, मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, ये इंग्लिश है, इससे आपको समझ में आ रहा है पी है, ये आई है, ये सी है, तो मेरी स्क्रिप्ट क्या है, ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, बट यहाँ पर स्क्रिप्ट क्या है, पिक्चर्स के फॉर्म में। ये देखो, तो पिक्चर्स के फॉर्म में है स्क्रिप्ट, इससे हमको पता चलता है। अब बच्चों यहाँ पर आती हैं लिमिटेशंस। इन ये 2 सोर्सेज जो है हमारे पास, इन्हीं से हमको पता चलता है इंडस वैली के बारे में। ये हमारे सोर्सेज हैं नॉलेज के इंडस वैली को लेके, ठीक है। अब इन्हीं सोर्सेज से हमारी लिमिटेशन निकलती है। तो पहली लिमिटेशन क्या है, ये देखो, आप ये देखो, पिक्टोग्राफी है, लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स है। इसको मैंने पढ़ा, मैंने जब देखना चालू करा इसको, पिक्चर्स को, तो मुझे कुछ आइडिया लगा इसका कि हाँ यार, इसका मतलब कुछ है, ये डांसिंग टाइप का है, कुछ कर रहा है, मतलब मैंने कुछ इससे मतलब निकाला और मैंने लिख लिया कि मेरे को तो ये लग रहा है, ये जो शब्द लिखे हैं इसका मतलब, या ये जो पिक्चर्स हैं मुझे इसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है। नाउ द अदर पर्सन सीज, एंड दूसरा आदमी देखा तो उसने कुछ और मतलब निकाला इसका, तीसरे ने देखा तो थर्ड पर्सन केम टू सम अदर कंक्लूजन। तो भाई जब हम आपस में बैठ के हमने अपने नोट्स टैली करे, किसी के भी नोट नहीं मिल रहे एक दूसरे से, बल्कि लैंग्वेज सेम है, लिखा सेम है। भाई जैसे ये मैंने पिक्टोग्राफी लिखा है, मैंने ये इंग्लिश में कुछ लिखा है, अब इसको चाहे आप पढ़ो, चाहे इंडिया में कोई भी पढ़े या पूरे वर्ल्ड में कोई भी पढ़े, इसको पिक्टोग्राफी ही पढ़ेगा। बट यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ और मतलब निकल रहा है, कोई और पढ़ रहा है तो कुछ और मतलब निकल रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई आप इसको ऐसे समझो, समझ लो आप एक मॉडर्न आर्ट पेंटिंग में गए, मॉडर्न आर्ट के एग्जीबिशन में गए, मॉडर्न आर्ट पेंटिंग के एक एग्जीबिशन में गए आप लोग, ठीक है। बढ़िया से आपने एक पेंटिंग देखी, पेंटिंग ऐसी कुछ बनी है, जैसे ये कैनवास है, पेंटिंग में 3 लाइन्स, ये है पेंटिंग, ये है मॉडर्न आर्ट। ये देखिए आपने, इस सबसे महंगी पेंटिंग उस एग्जीबिशन की 2 करोड़ की पेंटिंग है। मॉडर्न आर्ट ऐसी होती कभी देखी आपने, 2-4-6 आड़ी तिरछी लाइन खींची रहेंगी, और जिसमें सबसे कम लाइन है, जो सबसे आड़ी तिरछी पेंटिंग दिखेगी वो सबसे महंगी। आपको समझ नहीं आएगा भाई ये है क्या, इसमें इस पेंटिंग में 4-6 लाइन ही तो खींची है और ये सबसे महंगी। व्हाट कैन यू मेक आउट ऑफ दिस पेंटिंग, अरे व्हाट कैन यू मेक आउट ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो यू नीड पेंटर, आपको पेंटर को बुलाना पड़ेगा कि वो आके आपको समझाए कि ये लिखा क्या है या ये बना क्या है। जब पेंटर आएगा और आपको बताएगा कि ये जो स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक की यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ मतलब है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ और मतलब है, ऐसे वो आपको पूरी पेंटिंग समझाएगा, तब आपको समझ में आएगी। वरना जो लोग खड़े हैं किसी को भी नहीं समझ आ रहा होगा, मैक्सिमम कोई भी पूरी तरीके से नहीं समझा पाएगा कि इस पेंटिंग में क्या है, जब तक पेंटर आपको एक्सप्लेन ना करे। समझ रहे हो, ये मॉडर्न आर्ट है। या एक और एग्जांपल से आप समझो, हैव यू डू यू नो मोनालिसा, द ग्रेट मोनालिसा पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंची। उन्होंने लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटिंग बनाई मोनालिसा, इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है भाई, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी है इस मोनालिसा को लेके। 18 साल लगे लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा को बनाने में। तो उसको अगर आपको देखना है, उस पेंटिंग को अगर आपको देखना है, उसकी ब्यूटी को समझना है, भाई 18 साल एक
आपको देखने में साधारण सी पेंटिंग लगेगी, बट 18 साल लगा दिए लियोनार्डो ने उसको बनाने में। ऐसा क्या खास है इसमें भाई? आपको एक पर्टिकुलर एंगल से उसको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगी, थोड़ा आप समझ पाओगे बोलना क्या जा रही है, इस पेंटिंग में है क्या। अरे मोनालिसा की स्माइल देखो आप, वो स्माइल क्या कोई सिनिस्टर स्माइल है, कोई चालाकी वाली स्माइल है, या एक इनोसेंट स्माइल है? बहुत कुछ है, वो आपको देख रही है या किसी और तरफ देख रही है। बहुत कुछ है इस पेंटिंग में जो कंट्रोवर्सी का कारण है। क्यों? क्योंकि भाई सेम अगर उसको आपको पूरी तरीके से समझना है कि वो एक्चुअली पेंटिंग बोलना क्या चाह रही है, तो लियोनार्डो को बुलाना पड़ेगा आपको, लियोनार्डो डा विंची को बुला के बिठा के आपको समझना पड़ेगा कि भाई समझाओ ये है क्या। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेम द प्रॉब्लम वी फेस्ड हियर, सेम प्रॉब्लम हमको यहाँ फेस करते हैं हम, जब हम इंडस वैली की स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं, जब हम इंडस वैली की स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सेम यही प्रॉब्लम आती है हमको कि भाई समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या है। देखो उन्होंने क्या करा, एक तो पिक्चर्स के फॉर्म में अपनी बातें लिखी, ठीक है, जस्ट लाइक मॉडर्न आर्ट। अब आप इसमें क्या करा, इन्होंने एक और काम करा, इन पिक्चर्स के बीच में ऐसे कुछ भी अल्फ़ाबेट जोड़ दिए, इमैच्योर अल्फ़ाबेट। अब ये इमैच्योर अल्फ़ाबेट हमारे काम को और डिफिकल्ट कर रहे हैं। पहले तो पिक्चर समझ में नहीं आ रही, दूसरे अल्फ़ाबेट समझ में नहीं आ रहे, इमैच्योर अल्फ़ाबेट है। ऐसा होता कि भाई यहाँ ए लिखा होता, आ लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से कुछ लिखा होता तो समझ में भी आता, कि कुछ कोशिश भी करते। अब इस स्क्रिप्ट को पढ़ना बहुत मुश्किल है अभी। तो बेस्ट क्या रहेगा, अगर कोई इंडस वैली के लोग कोई बुला के लेकर आएंगे तो ही वो हमको बता पाएंगे कि भाई ये लिखा क्या है। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन कि जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली की वो अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हम, जो पिक्टोग्राफी है उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। तो ये लिमिटेशन है हमारे नॉलेज की। दूसरी लिमिटेशन क्या है, मैंने क्या बताया, एक्सकवेशन। एक्सकवेशन से ही हमको पता चलता है किसी भी साइट के बारे में। इंडस वैली साइट्स को भी हमने एक्सकवेट करके निकाला, पर यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है, वो ये है कि कोई भी साइट जो है इंडस वैली साइट, उसको हम फुली एक्सकवेट नहीं कर पाए हैं, पूरी तरीके से खोद नहीं पाए हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या है कि खोद नहीं पाए हो आप? क्योंकि बच्चों ये आप देखोगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, इंडस वैली साइट्स नदी के किनारे पर हैं, नदी के किनारे पर बनी हुई है इंडस वैली साइट, नदी के किनारे पर स्थित हैं। दे वर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाते हो खुदाई करते हुए, पानी आ जाता है, पूरी साइट में पानी आ जाता है, विच मेक्स योर टास्क वेरी डिफिकल्ट। तो ये दो लिमिटेशंस हैं कि नो साइट्स फुली एक्सकवेटेड एंड वी हैडंट डिसाइफर्ड द पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट। ये दो लिमिटेशन के कारण हमारे ये दो हमारी जो नॉलेज की लिमिटेशंस हैं, इसके कारण हमारे काफ़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं हमारे नॉलेज में इंडस वैली के। मतलब ये दो पॉइंट्स के कारण हमें काफ़ी लिमिटेशंस है हमारे नॉलेज के इंडस वैली को लेकर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिविलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। जितने भी रिमेन्स हमको मिले हैं उनसे हम काफ़ी कुछ पता कर पाए हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में, पर सब कुछ पता नहीं कर पाए हैं। और सब कुछ पता नहीं कर पाए हैं इसी कारण इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है। सब अपनी अपनी बात बताने की कोशिश करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दो लिमिटेशंस हैं। तो अगर इंडस वैली पर आपको 11 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है, अगर इंडस वैली पर 11 मार्कर आता है कोई एग्जाम में 11 मार्क्स का, या कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको, तो आपको ये दो लिमिटेशंस बताने पड़ेंगे पहले। उसके बाद अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको कोई गलत नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ, यू नो दिस लिमिटेशन। अगर आपको ये लिमिटेशन पता है, मतलब यू हैव अ कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट, यू हैव अ कमांड ऑन दिस टॉपिक, तो अब आप फिर जो बोलोगे ना उसको एग्जामिनर को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लिमिटेशंस पता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिमिटेशंस। नाउ अब बारी आती है ओरिजिन की। भाई ये तो हो गया लिमिटेशंस नॉलेज के, ओरिजिन कैसे हुआ, अब हम प्रॉपर इसको एड्रेस करते हैं। तो देखो बच्चों, ओरिजिन मैंने आपको क्या बताया, कंट्रोवर्शियल। ओरिजिन कंट्रोवर्शियल, डिक्लाइन कंट्रोवर्शियल, सेम रीजन, लिमिटेशन ऑफ आवर नॉलेज। तो इन द सेंस दैट इट्स ओरिजिन इज मिस्टीरियस, इट्स डिक्लाइन इज मिस्टीरियस। अ वेरी मिस्टीरियस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, पहले बिफोर द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती थी विद द एडवेंट ऑफ आर्यंस। आर्यंस भारत में आए। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के पहले जो इंडियन हिस्ट्री थी वो स्टार्ट होती थी जब आर्यंस इंडिया में आए। आर्यंस, द वाइट स्किन्ड आर्यंस,
आर्यंस, सफ़ेद चमड़ी वाले आर्यंस जिनकी त्वचा गोरी है वो थे आर्यंस। वो जब इंडिया में आए अराउंड 1500 BC, अराउंड 1500 BC, तब से इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। कब? जब तक हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता था बच्चों। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों था? देखो इसके कुछ रीजंस थे। आर्यंस क्या थे बच्चों? वाइट स्किन थे आर्यंस, ठीक है। और हम इंडियंस की एक हमेशा से खासियत रही है, वी नेवर बॉदर्ड अबाउट अवर हिस्ट्री। हमें अपनी हिस्ट्री की कोई परवाह ही नहीं रही है कभी। वी नेवर बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। अरे आप ये देखो, जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, जो हमारी राष्ट्रीय स्मारक हैं, आप जाओ जरा उन पर, आप कोई भी किले में चले जाओ, कोई भी मॉन्यूमेंट में चले जाओ, नेशनल मॉन्यूमेंट में, वहाँ आपको क्या मिल जाएंगे? हैंडमेड पेंटिंग्स मिल जाएंगी आपको। एक्स लव्स वाई, रीना लव्स पिंकी, इस टाइप से लिखा मिल जाएगा पूरे में। अरे वी नेवर केयर्ड अबाउट एनीथिंग। हमें परवाह नहीं रहती कि हम इस चीज़ को गंदा कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। हर जगह लिखना है, उसको गंदा करना है, हर जगह जाके गंदगी कर देते, संभाल के नहीं रखते। सो ये अभी से नहीं है, फ्रॉम द वेरी हिस्ट्री इटसेल्फ हम हमेशा से केयरलेस ही रहे हैं। हमने कभी भी अपनी हिस्ट्री जानने की परवाह नहीं करी। तो भाई अगर हमें अपनी हिस्ट्री की परवाह नहीं थी तो हमारी हिस्ट्री को किसने हमको बताया? वो थे ब्रिटिशर्स। दे टुक इंटरेस्ट इन इंडियन हिस्ट्री भाई। और उन्होंने भी इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट क्यों लिया? क्योंकि उनको इंडिया पे रूल करना था। अगर आपको इंडिया पे रूल करना है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि यस यू आर एलिजिबल। आपके पास कोई ग्राउंड तो होना चाहिए रूल करने के लिए भाई, वरना आप कैसे रूल करोगे? आपको कोई मॉरल पॉइंट चाहिए ताकि आप लोगों को बोल सको कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल करने की आपको। तो ब्रिटिशर्स को पॉइंट मिल गया भाई। ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री कहाँ से शुरू करी? इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने बोला भाई यू इंडियंस यू आर नॉट नेटिव हियर। उन्होंने बोला इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री जब शुरू होती है जब आर्यंस इंडिया में आए। आर्यंस मतलब कि वाइट लोग, और ब्रिटिशर्स क्या हैं? वाइट हैं। ब्रिटिशर्स वाइट, आर्यंस वाइट, इसलिए हमारा हक बनता है तुम पर रूल करने का, क्योंकि अरे तुमसे पहले तो हम इंडिया में आए हैं और हमारे आने से ही, आर्यंस के आने से ही इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोला और अपने रूल को लीगलाइज करने की कोशिश करी, ठीक है। तो आप ये पाओगे इसके पहले तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले तक जो हिस्ट्री बुक्स रहती थी वो ब्रिटिशर्स की ही लिखी हुई रहती थी। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ही लिखते थे वही, क्योंकि इंडियंस को तो परवाह ही नहीं थी अपनी हिस्ट्री की। तो ब्रिटिशर्स हिस्ट्री लिखेंगे तो वो अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखेंगे। उनकी थ्योरी चलती थी पैक्स ब्रिटानिका। पैक्स ब्रिटानिका, पैक्स ब्रिटानिका एक थ्योरी को मानते थे। इसका मतलब जो व्हाइट स्किन लोग हैं वही पूरी दुनिया पे रूल करेंगे, क्योंकि हर जगह सबसे पहले यही आए हैं। ये थी इनकी पैक्स ब्रिटानिका थ्योरी, इसको लेके चलते थे ये लोग, ठीक है। तो इनके हिसाब से इंडियन हिस्ट्री स्टार्टेड विद द एडवेंट ऑफ आर्यंस। तो ये सही नहीं है, ये झूठ था। तो ये मिथ किसने फैलाया? ब्रिटिशर्स ने। दिस इज अ मिथ, ये झूठ था। दिस इज अ मिथ कि इंडियन हिस्ट्री आर्यंस के आने से स्टार्ट होती है, ये मिथ ब्रिटिशर्स ने फैलाया। अब ब्रिटिशर्स ही मिथ फैलाने वाले थे और इस मिथ को तोड़ा भी किसने? यू सी द ब्यूटी हियर। ये मिथ भी ब्रिटिशर्स ने फैलाया और तोड़ा भी ब्रिटिशर्स ने। अरे हर चीज में ब्रिटिशर्स को गाली देने की जरूरत नहीं है। अरे जिस चीज की हमें परवाह ही नहीं थी, एक तो उन्होंने इस चीज में इंटरेस्ट लिया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, भले ही झूठ फैलाया पर करेक्ट भी तो करा भाई। वी नेवर बॉर्डर्ड अबाउट एनीथिंग। तो जो हमारी हिस्ट्री है जिससे हमको इंट्रोड्यूस कराया वो ब्रिटिशर्स ही थे। ब्रिटिशर्स ने ही हमको फिर बताया कि नो, जो इंडियन हिस्ट्री है इट डजंट स्टार्ट विद द एडवेंट ऑफ आर्यंस, ये इससे भी पुरानी है, ये इससे भी महान है। यहाँ पर दुनिया की सबसे महान सभ्यता थी, पूरे वर्ल्ड की सबसे महान सभ्यता थी जो भारत में थी, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। दे टोल्ड अस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वन मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग दिस मिथ, इस मिथ को तोड़ने के लिए कि आर्यन से इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है, वो मैन आपको अगर मैं नाम बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। उसको हिस्ट्री में उस आदमी को हिस्ट्री में आप सिर्फ विलेन के रूप में ही जानते हो, जिसने इस मिथ को तोड़ा, जिसने इंडियन हिस्ट्री के एंटीक्स को 2000-2500 साल पीछे कर दिया। वो आदमी को हम एज अ विलन ही याद रखते हैं इंडियन हिस्ट्री में। क्या कोई गैस कर सकता है उनका नाम? अगर किसी ने गैस करा है गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, तो वो सही है। अरे लॉर्ड कर्जन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स इन आवर इंडियन हिस्ट्री, लॉर्ड कर्जन। उन्होंने क्या करा था?
बंगाल का पार्टीशन किया था, याद है आपको? मॉडर्न हिस्ट्री में आप अभी आगे पढ़ोगे, ही पार्टीशन द बंगाल। अरे सेम कर्जन हु पार्टीशन द बंगाल इज द ग्रेट एडमायरर ऑफ इंडिया। आप यकीन नहीं करोगे, he was very much fascinated with Indian history. He was a great admirer of our past. He was a great admirer of India. वो भारत के काफ़ी बड़े प्रशंसक थे, सोचो आप, द सेम कर्जन। अरे ही वॉज द ग्रेट स्कॉलर इन संस्कृत, संस्कृत के विद्वान थे आप, संस्कृत के विद्वान थे लॉर्ड कर्जन। वो अपने एक हाथ में हमेशा कौटिल्य के अर्थशास्त्र रखते थे। ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय कौटिल्य अर्थशास्त्र, सोच लो आप, तो वो कितना इम्प्रेस थे इंडिया से। अरे उन्होंने एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट दिया था, इंडिया इज अ यूनिवर्सिटी वेयर नो वन कैन ग्रेजुएट इन वन लाइफ टाइम। वेरी ब्यूटिफुल स्टेटमेंट। इंडिया इज अ यूनिवर्सिटी वेयर नो वन कैन ग्रेजुएट फ्रॉम अ सिंगल लाइफ टाइम। एक जन्म काफ़ी नहीं है इंडिया को समझने आपको, इतनी बड़ी और इतनी सुंदर जगह है इंडिया। द ग्रेट हिस्टोरिक स्टेटमेंट गिवन बाय लॉर्ड कर्जन। तो सेम कर्जन had broken this myth that Indian history started with Aryans. He told us no, Indian history goes way beyond the advent of Aryans. तो here we must have to give credit to Lord Curzon. हमें जहाँ सही चीज़ है भाई, हर जगह ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जहाँ उनको क्रेडिट देना चाहिए, मिलना चाहिए, वहाँ हमको देना भी चाहिए क्रेडिट। Yes, the Britishers told us that our history was not started with Aryans, it goes way beyond Aryans. Okay, so अब now ये तो हो गया कि भाई our history goes beyond Aryans. So how it all had started, how we discovered Indus Valley civilization, ये क्वेश्चन होता है। तो बच्चों इन 1829 कहानी की शुरुआत होती है, हमारी जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है सन 1829 से, इन द ईयर 1829। 1829 में क्या हुआ? 1829 में चार्ल्स मेसन है, चार्ल्स मेसन अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, चार्ल्स मेसन अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वाइल लेइंग ट्रैक्स फॉर रेलवे, वो रेलवे लाइन के लिए सर्वे कर रहे थे। वाइल सर्वेइंग फॉर लेइंग द लाइंस फॉर रेलवे ट्रैक्स, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक टीला, एक माउंड थे, बहुत सारे माउंड थे, जहाँ पर उनको काफ़ी कुछ अलग अलग मिस्टीरियस फाइंडिंग्स मिली। चार्ल्स मेसन जब सर्वे कर रहे थे एरिया का, ज़मीन का, कि जहाँ से वो रेलवे लाइन बिछा सके, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी जगह उनको अलग अलग चीज़ें मिली उस एक एरिया के आसपास। उनको काफ़ी सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, जैसे कि टेराकोटा, मिट्टी के उनको खिलौने मिले, डॉल्स मिली काफ़ी सारी, ठीक है, काफ़ी सारी सील्स मिली उनको, ओके, कुछ पॉटरी वगैरह भी मिली उनको उस जगह पर। तो ये उनको बहुत फैसिनेटिंग लगी ये चीज़ें कि ये क्या है। तो उन्होंने क्या करा, अपनी डायरी में जो जो उनको चीज़ें मिली वो चीज़ें उन्होंने अपनी डायरी में लिख ली कि यहाँ ये मिला। और भाई और फिर मेसन ने पूछा वहाँ के आसपास के लोगों से, चार्ल्स मेसन ने, भाई ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ये जगह है क्या? उनको क्यूरियोसिटी हुई कि भाई कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, तभी ये सब चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। तो वहाँ पर लोगों ने बोला उस जगह को, ये जगह मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। द लोकल पीपल कॉल्ड दैट प्लेस मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इज अ सिंधी वर्ड, ओके। तो हमें नहीं पता इस जो जगह थी उसका असली नाम क्या था, पर उस जगह को वहाँ के लोकल लोग, क्या जिस जगह पर चार्ल्स मेसन को खूब सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, ये टेराकोटा फिगरीन्स वगैरह मिले, उस जगह को वहाँ के लोग मोहनजोदारो बोलते थे। मोहनजोदारो इज अ सिंधी वर्ड। तो हमको नहीं पता एक्चुअल नाम क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बट द लोकल पीपल कॉल्ड दैट प्लेस मोहनजोदारो, मोहनजोदारो इन सिंधी। और इसका मतलब क्या है? मोहनजोदारो मीन्स द माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द डेड, और द डेड, और द प्लेस वेयर डेड आर बरीड। माउंड ऑफ द डेड, जहाँ पर जिंदा, जहाँ पर मुर्दे दफन हैं, हिंदी में इस सिंधी भाषा का मतलब ये हुआ, वेयर द डेड्स आर बरीड, माउंड ऑफ द डेड, मोहनजोदारो का मतलब, ओके। तो ये एक हमको प्लेस मिल गई मोहनजोदारो। पर चार्ल्स मेसन ने ज़्यादा कुछ नहीं करा, ही सिंपली रिकॉर्डेड ऑल दिस फाइंडिंग इन हिज डायरी, और वो चले जाते हैं वहाँ से। ठीक है बच्चों, अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इस कहानी में, फिर कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुए। अब आते हैं हम इन द ईयर 1862।
1862 में लॉर्ड कैनिंग, 1862 में इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1 मिनट। इन द ईयर 1862 गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा? लॉर्ड कैनिंग ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया इन द ईयर 1862। ठीक है। और जो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे, अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका हेड बनाया, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल और हेड, कुछ भी बोल सकते हो आप। वो बनाया किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है। नाउ अलेक्जेंडर कनिंघम बच्चों इंडियन हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर कनिंघम, उनको हम फादर ऑफ इंडियन फील्ड आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन फील्ड आर्कियोलॉजी। ठीक है। ASI was created अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन फील्ड आर्कियोलॉजी। ठीक है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, अ वेरी डेडिकेटेड अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी इंडियन हिस्ट्री से काफ़ी फैसिनेटेड थे और इन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव फाइंडिंग्स देखी। इन्होंने क्या करा? चार्ल्स मेसन की जो फाइंडिंग थी उसको कलेक्ट करा और उस पर काफ़ी रिसर्च करी। बहुत डेडिकेटेड होकर, बहुत शिद्दत से इन्होंने रिसर्च करी और हमको काफ़ी सारी चीज़ें दी, इन्होंने बताई। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन फील्ड आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके। तो इंडिया, अब आप बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ पर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, और एक होता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दोनों में अंतर है। ठीक है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम सिर्फ इतना होता है, जैसे आपको कोई जगह मिली, जैसे मोहनजोदारो एक जगह मिली आपको, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहाँ जाएगा, वहाँ पर अपनी रिसर्च करेगा, वहाँ की फाइंडिंग्स को देखेगा और ये बताएगा कि ये साइट आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। बस इतना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम सिर्फ इतना ही है कि साइट को सर्वे करता है और बताता है आर्कियोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं कोई साइट, बस खत्म। जबकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, अगर कोई साइट समझ लो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बोल दिया कि ये आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, ये साइट, ये जगह जरूरी है, पुरातत्व विभाग के लिए जरूरी है ये जगह, तो अब क्या करें? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उस साइट को अपने अंडर में ले लेता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और फिर वहाँ की देखरेख आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। उस जगह की सारी जिम्मेदारी फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हो जाती है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है। तो इन 1862 वी हैव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं इन द ईयर 1904। तो भाई इनकी जो फाइंडिंग्स थी अलेक्जेंडर कनिंघम की, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम की जो फाइंडिंग्स थी, इनके बेसिस पर जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने क्या करा? इन द ईयर 1904 गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना करी। उन्होंने एक एक्ट पास करा, इंडियन मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, इंडियन मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, ये पास करा उन्होंने, और इससे हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना होती है। फ्रॉम द इंडियन मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वी गॉट आवर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना करी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक, यहाँ तक हम आ गए। अब क्या हुआ इसके बाद? सर जॉन मार्शल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर इंडियन हिस्ट्री में, एक अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड कर्जन, नाउ जॉन मार्शल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जॉन मार्शल साहब का भी नाम आप याद रखना। ठीक है। इन्होंने और इनकी एक डेडिकेटेड टीम ने, जब ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, उसके बाद सर जॉन मार्शल साहब आते हैं पिक्चर में। ठीक है। इन्होंने क्या करा? सर जॉन मार्शल, हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव फाइंडिंग करी। ही हैड गॉन टू हड़प्पन साइट, हड़प्पा की साइट पर गए और वहाँ पर काफ़ी एक्सटेंसिव उन्होंने रिसर्च, हड़प्पा हुआ, मोहनजोदारो हुआ, इन साइट्स पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च करना चालू करा। सर जॉन मार्शल और उनकी काफ़ी डेडिकेटेड टीम।
द डेडिकेटेड टीम ऑफ सर जॉन मार्शल started extensive research on these findings of चार्ल्स मेसन एंड अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलग अलग साइट्स पर जाकर उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सकेवेशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, फिर क्या हुआ, तो अब आते हैं हम ईयर, तो ये तो चल रहा था बीच में, तो इस बीच आ जाता है ईयर 1921। 1921 में देखो ये तो हो गया, ठीक है। इन द ईयर 1921 दयाराम साहनी, ये शायद है नहीं इसमें, इन द ईयर 1921 क्या हुआ, सर जॉन मार्शल और उनकी टीम रिसर्च में लगे हुए थे। ठीक है, पर तब तक एक हमारे इंडियन हिस्टोरियंस भी है। यहाँ पर आप देखो, हमारे एक बहुत ही महान इंडियन हिस्टोरियन दयाराम साहनी जी, दयाराम साहनी जी ने भी हड़प्पा पर एक्सकवेशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सर जॉन मार्शल और उनकी टीम भी कर रही थी और दयाराम साहनी जी भी कर रहे थे। ठीक है, तो 1921 में उन्होंने हड़प्पन साइट को जितनी वो खुद सकती थी, जितना वो आप एक्सकवेट करके खोद के निकाल सकते थे, वो निकाल लिया। और उन्होंने बोला कि इस साइट का एक्सकवेशन अब कंप्लीट हो गया है। ही कंप्लीटली जितना भी एक्सकवेट करने लायक एरिया था हड़प्पा का, हड़प्पन सिटी का, उसको उन्होंने एक्सकवेट कर लिया और उन्होंने बोला कि अब ये एक्सकवेट हो चुकी है। तो जब ये एक्सकवेट हो गई तो पहली सिटी कौन सी थी जो फुली एक्सकवेट हो पाई उस समय के हिसाब से, वो थी हड़प्पा, जो किसने करी, दयाराम साहनी ने, बिफोर सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कंप्लीट कर पाते अपना एक्सकवेशन, उसके पहले ही दयाराम साहनी जी ने एक्सकवेशन कंप्लीट कर दिया हड़प्पन साइट का। इसीलिए सारी सिविलाइजेशन, जो एंटायर सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन में जितनी भी सिटीज उसके बाद हमको मिली, उसको हमने नाम दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा, क्यों, क्योंकि जो सबसे पहली सिटी थी वो डिस्कवर जो हुई, या जो सबसे पहली सिटी जो एक्सकवेट हुई वो थी हड़प्पा। हिस्ट्री में जो जगह हमको पहले मिलती है ना, उसके नाम पर ही हम उस सिविलाइजेशन का नाम रख देते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक, तो नाउ वी गॉट हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसके साथ ही जो हमारी इंडियन हिस्ट्री थी, अब वो 1500 BC से स्टार्ट नहीं होती है, अब वो 2000 साल और पीछे चली गई, 3500 BC के आसपास आ गई हमारी इंडियन हिस्ट्री। तो दिस डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पुश्ड बैक द एंटिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर अनदर 2000 ईयर्स। सोचो आप, इससे भी 2000 साल पीछे चली गई इंडियन हिस्ट्री, कैन यू इमेजिन। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ द सिविलाइजेशन हैज बीन डिस्कवर्ड। तो ये तो हो गया अपना, ये तो हो गई डिस्कवरी की बात। अब हम आते हैं प्रॉपर ओरिजिन में कि हाउ दिस साइट हैज, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस साइट। ओरिजिन पर आते हैं हम। तो ओरिजिन पर आने से पहले बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस है ओरिजिन को लेके। मैंने आपको बताया था ओरिजिन मिस्टीरियस, डिक्लाइन मिस्टीरियस। अरे ओरिजिन कंट्रोवर्शियल, तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, पहली कंट्रोवर्सी क्या है इसमें ओरिजिन को लेकर, कि भाई जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका ओरिजिन क्या सडन हुआ या ग्रेजुअल हुआ। सडन इन द सेंस अचानक से एकदम से सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई, या ग्रेजुअली स्टार्ट हुई है। तो कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट्स ओरिजिन। तो जब हड़प्पन साइट को अनर्थ किया जा चुका था, तो एक दिन क्या हुआ, सर जॉन मार्शल शहर में घूम रहे थे, मोहनजोदारो शहर में घूम रहे थे सर जॉन मार्शल। तो घूमते घूमते उनको अचानक से ऐसा लगा उस टाउन को में घूमते हुए कि यार ये टाउन ना ओल्ड मैनचेस्टर, इंग्लैंड में एक टाउन है मैनचेस्टर, टाउन नहीं सिटी बोलेंगे उसको, एक सिटी है मैनचेस्टर सिटी इंग्लैंड में। तो पुरानी मैनचेस्टर की गलियों जैसा लगा उनको, लगा इस शहर में जो घूम रहे हैं, मोहनजोदारो की गलियों में जो घूम रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मैनचेस्टर की गलियों में घूम रहा हूँ, पुराने मैनचेस्टर शहर की गलियों में घूम रहा हूँ, ऐसा फील आ रहा है। मतलब ये लग ही नहीं रहा है कि ये टाउन इतना पुराना होगा, ये सिविलाइजेशन 3000 साल पुरानी होगी, ये लग ही नहीं रहा उनको, वो फीलिंग ही नहीं आ रही। इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल वो गलियाँ थी, वो शहर था कि ही फेल्ट लाइक ही इज रोमिंग इन ओल्ड मैनचेस्टर सिटी। तो तब उन्होंने सोचा यार ये वाकई में अगर ये सिटी है तो इसके आसपास मतलब इसका, तब उनके दिमाग में आया, उन्होंने सोचा कि यार अब ये पता किया जाए कि इस जो सिविलाइजेशन है, ये जो शहर है, ये अचानक से आ गया या इसकी जो ओरिजिन है वो धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअल हुआ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अब रिसर्च करना चालू करी। तो देखो बच्चों, अगर आपको सिटी लाइफ चाहिए, अगर आपको किसी भी सिटी को सस्टेन करना है ना,
तो उस सिटी को सस्टेन करने के लिए आज भी उसके आसपास गांव का होना जरूरी है। कोई भी सिटी बिना विलेजेस के सस्टेन नहीं कर सकती। कैसे? देखो भाई, सिटीज़ की ज़रूरतें होती हैं। सिटीज़ की अलग अलग ज़रूरतें क्या? भाई खाना चाहिए, सिटी को फूड चाहिए, ठीक है। फूड तो फसल वगैरह जो खेत वगैरह रहते हैं वो अधिकतर गाँव में होते हैं, ठीक है। आपको दूध चाहिए, मिल्क चाहिए, मिल्क डेयरीज भी यूजुअली गाँव से ही आता है। वेजिटेबल्स चाहिए, वो भी वहाँ से ही आती हैं। अरे आपको लेबर्स चाहिए, ये सब आपको क्या विलेज ही प्रोवाइड कराता है। तो जो आपको रिसोर्सेज हैं वो विलेज से ही मिलते हैं। तो आप देखना कोई भी सिटी के अराउंड, आप कोई भी सिटी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अराउंड विलेज नहीं है। नो सिटी कैन सर्वाइव विदाउट विलेज। तो अब उन्होंने सोचा कि यार अगर ऐसा है तो इसके आसपास अब मैं जो विलेजेस रहे होंगे उनको ढूंढता हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन या जो हड़प्पा सिटी है या जो मोहनजोदारो है, इसके आसपास के मैं विलेजेस ढूंढता हूँ। अगर विलेजेस होंगे तो मतलब क्या है, ये सिटी का जो ओरिजिन रहा होगा वो धीरे धीरे रहा होगा, क्योंकि विलेजेस के थ्रू धीरे धीरे लोग आके बसे होंगे और शहर बस गया होगा। पर उनके सरप्राइज, टू हिज सरप्राइज, उनको आसपास कोई विलेज नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं मिला कि इस शहर के आसपास कोई विलेज रहा होगा। जब उन्होंने रिसर्च करना चालू करी तब उन्होंने ये बोल दिया, सर जॉन मार्शल ने, कि जो इसका ओरिजिन है इस साइट का वो सडन हुआ है, अचानक से हुआ है, क्योंकि उनको कुछ एविडेंस नहीं मिले थे विलेज कल्चर के इनके सिटी के आसपास। बट जब धीरे धीरे आगे और लोगों ने रिसर्च करी ना, तो उनको विलेजेस सेटलमेंट के एविडेंस मिलना चालू हो गए। तो यहाँ सर जॉन मार्शल गलत प्रूफ हो जाते हैं कि नहीं, इसके आसपास भी विलेजेस सेटलमेंट के हमको एविडेंस मिले हैं। तो मतलब जो ओरिजिन था वो था ग्रेजुअल, ठीक है। तो द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इट्स ओरिजिन इज ग्रेजुअल, नॉट सडन। क्लियर? तो आगे देखते हैं अब हम ओरिजिन को प्रॉपर, ठीक है। तो ओरिजिन, अभी तक हमने फीचर्स पढ़े इंडस वैली सिविलाइजेशन के, लिमिटेशंस भी देख लिए हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और हमने ये भी देख लिया कि डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। 3 पार्ट कौन कौन से? 3 फेजेस या 3 पार्ट। पहला फेज जो है वो है प्री हड़प्पन फेज। प्री हड़प्पन फेज 4500 बीसी से 3500 बीसी तक। ओके बच्चों, मतलब जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं अराउंड 4500 बीसी टू 3500 बीसी, उनको हमने डाला है प्री हड़प्पन फेज में। ओके, एंड सेकेंड फेज जो आया इसके बाद वो आएगा पोर्टो हड़प्पन। पोर्टो मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जस्ट पहले। पोर्टो मीन्स ट्रांजिशन, पोर्टो हड़प्पन मीन्स ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज बिटवीन प्री हड़प्पा टू हड़प्पा। प्री हड़प्पन फेज से हड़प्पन फेज के बीच का जो ट्रांजिशन फेज है वो है पोर्टो हड़प्पन फेज। ये भी अराउंड 1000 ईयर्स है, 3500 टू 2500 बीसी। और थर्ड फेज जो प्रॉपर हड़प्पन फेज है, प्रॉपर हड़प्पन 2500 बीसी टू 1750 बीसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्रोनोलॉजी, 2500 बीसी टू 1750 बीसी, ठीक है बच्चों। तो ये 3 फेज में हमने ओरिजिन को पढ़ना है। और देखो आपको ना पहले डिक्लाइन को लेके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ओरिजिन को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है, और ओरिजिन को लेके 11 मार्कर भी आ सकता है आपको एमपीपीएससी में। ओके, तो ओरिजिन पे आप बात करते हैं प्रॉपर प्री हड़प्पन फेज पे। नाउ प्री हड़प्पन फेज 4500 to 3500 BC. This is our pre-Harappan phase. In the pre-Harappan phase, just 1 minute.
प्री हड़प्पन फेज में हम देखेंगे जो भी कल्चर्स थे, जो भी विलेज कल्चर थे हड़प्पन फेज के पहले के, वो आएंगे प्री हड़प्पन फेज में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्री हड़प्पन फेज जो रहेगा हमारा, यहाँ पर हमको सिर्फ विलेज कल्चर ही मिलेंगे। ये विलेज कल्चर धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हुए हैं सिटी में और हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिटीज़ में ये विलेज कल्चर, तो इनका ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो प्री हड़प्पन कल्चर जो है बेसिकली विलेज कल्चर है। ठीक है, विलेज कल्चर यूजुअली हमको कहाँ मिलता है? ये प्री हड़प्पन फेज में जो विलेज कल्चर हमको मिलता है उसको हम बलूची कल्चर भी बोलते हैं। बलूची कल्चर कहाँ? पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, सेम वही बलूची कल्चर। बलूचिस्तान काफ़ी न्यूज़ में रहती है, आपने सुना है? बलूचिस्तान जो है जैसे एक स्टेट है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश, यूपी, वैसी पाकिस्तान की एक प्रोविंस है बलूचिस्तान। उसकी कैपिटल क्या है? क्वेता। क्वेता कैपिटल है। तो आप ये देखोगे काफ़ी न्यूज़ में रहता है बलूचिस्तान। कोई बता सकता है अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था बलूचिस्तान? अगर आपने बोला है कि एक तो सबसे पहली बात, वहाँ ब्लास्ट आए दिन होते रहते हैं। आप देखना न्यूज़ में सुनना, आए दिन बलूचिस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं और पाकिस्तान ब्लेम करता है कि ये ब्लास्ट इंडिया करवा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। बलूची पीपल जो हैं अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं मानते हैं और वहाँ से आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, वो क्योंकि देखो उनका थ्रू आउट द हिस्ट्री उनका एक अलग आइडेंटिटी है बलूचीज़ की, तो वो अपने आप को पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर नहीं मानते और उससे आज़ादी चाहते हैं। और पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है इंडिया को कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में हमले करवाता है, बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट फैलाता है वो इंडिया ही है। ठीक है, उसके अलावा बलूचिस्तान से उन्होंने एक इंडियन सिटीज़न को भी पकड़ा, हमारे जो बिजनेस करने गए थे बलूचिस्तान में। उनका नाम है कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव जी को उन्होंने पकड़ लिया और वो बोलते हैं कि ये रॉ के एजेंट हैं, ये जासूस है इंडिया के, जो बलूचिस्तान में जासूसी कर रहे थे और बलूचिस्तान में ये दंगे फसाद और हमले करवा रहे थे। ऐसा इल्ज़ाम लगा के उनको उन्होंने जेल में डाल दिया है। और इंडिया का ये स्टैंड है कि वो इंडियन सिटीज़न है और एक बिजनेसमैन है जो वहाँ बिजनेस करने गए थे। ठीक, तो इस चीज़ को लेके भी काफ़ी विवाद चल रहा है। तो बलूचिस्तान आपको न्यूज़ में मिल जाएगा। तो सेम बलूचिस्तान पर ये वहाँ उस समय इन द प्री हिस्ट्री अराउंड 4500 BC बलूची कल्चर था। फर्स्ट विलेज कल्चर जो था वो बलूची कल्चर था। ठीक है, इसमें बहुत सारे विलेजेस थे। कौन कौन से 4 अलग अलग विलेजेस थे इस बलूची कल्चर में? ये 4 विलेज कल्चर थे। ठीक है, 4 विलेज कल्चर कौन कौन से? कुली, क्वेता, नुल और जुहाब। ठीक है, कौन कौन से बलूची कल्चर में 4 अलग अलग विलेज कल्चर थे? कुली, क्वेता, नुल, जुहाब। ठीक है, ये जो विलेज कल्चर थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ही आगे चलकर हमको, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे ग्रेजुअली ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये 4 विलेज कल्चर थे। इन विलेजेस के फीचर्स क्या थे? ये जो विलेज कल्चर थे इनके फीचर्स क्या थे? तो इनके फीचर्स ये थे कि यहाँ पर जो लोग रहते थे वो यूजुअली ट्राइंगुलर हट्स में रहते थे, ऐसी झोपड़ियों में रहते थे उस टाइम पर, ऐसी ट्राइंगुलर हट्स टाइप की, ऐसी झोपड़ी में। ठीक है, ट्राइंगुलर हट्स में रहते थे, मतलब कच्चे मकान में रहते थे, ट्राइंगुलर हट्स। ठीक है, कोई भी पक्का मकान नहीं मिलेगा आपको इन विलेजेस में, कुली, क्वेता, नुल, जुहाब। और इवन जो अदर विलेज कल्चर हैं वो भी प्रॉपर विलेजेस ही थे, कोई भी टाउन के फीचर्स नहीं थे, जैसे कि राना गुंडाई, सराई कोला, रहमन देरी, जैसे खिली गुल मोहम्मद। ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ समझना आपको इतना है सिर्फ कि ये जो विलेज कल्चर्स थे, इन विलेज कल्चर्स में लोग पक्के मकान में नहीं रह रहे थे अभी। ठीक है, अभी लोग कच्चे मकान में, ट्राइंगुलर हट्स में रहते थे और ये चरवाहे थे मेनली। इनका जो मतलब मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो कैटल रियरिंग थी। कैटल रियरिंग एंड पैस्चुरलिज्म, मतलब चरवाहे, भेड़ बकरियों को चरा के और भेड़ बकरियों को पाल कर ही अपना जीवन यापन करते थे ये लोग। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चरवाहे थे जाए एक जगह, जैसे इनकी जो गाय भैंस वगैरह हैं, जो कैटल्स हैं, वो एक जगह चरेंगी। ठीक है, बहुत जगह ग्रेजिंग करेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, पर धीरे धीरे उस जगह का क्या होगा, ग्रेजिंग के कारण उपज कम होने लगेगी, लैंड प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी। तो अब अगर कैटल्स को सर्वाइव करना है, आपको कैटल रेयरिंग के लिए और घास चाहिए, तो फिर आपको उस जगह से मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, मूव करना चालू करा वहाँ से। ठीक, ये ऊपर की तरफ आए, ये बलूचिस्तान है, जैसे पाकिस्तान का ये पार्ट है ये। ठीक है, ये पाकिस्तान है समझ लो। ठीक, ये बलूचिस्तान है। तो यहाँ से ऊपर आई है, इन्होंने हिंद कुश माउंटेन की तरफ गए। ठीक है, और यहाँ से सुलेमान रेंज की तरफ आए।
सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज से ये सिंध पार्ट में आ गए पाकिस्तान के चलते चलते, ठीक। तो ये पूरा जर्नी उन्होंने स्टार्ट करी और यहाँ आ गए सिंध पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये यहाँ ये जो टाइम फ्रेम था इसके बीच का वो 1000 ईयर्स था। और जब ये यहाँ आए सुलेमान रेंज से नीचे उतरकर सिंध पार्ट ऑफ पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, तब हमारा पोर्टो हरप्पन फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। सेकेंड फेज क्या, ट्रांजिशन फेज और पोर्टो हरप्पन फेज, ठीक है। पोर्टो हरप्पन फेज से बिगिनिंग ऑफ हरप्पन कल्चर स्टार्ट होती है। अभी तक ये प्री हरप्पन फेज था, ठीक। अब जब ये सिंध पार्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए तो अब क्या हुआ, अभी तक ये क्या होते थे, ये एग्रीकल्चर जानते थे क्या ये लोग, ये बलूची लोग, ये जो विलेज कल्चर्स थे इनके, नहीं जानते थे एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करा, खेती करना स्टार्ट करी। तो सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो पहली जगह है जहाँ पर खेती स्टार्ट हुई वो कौन सा एरिया है, सिंध पार्ट। पाकिस्तान का जो सिंध रीजन है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार खेती वहीं स्टार्ट हुई थी। किस एज में, पोर्टो हरप्पन फेज में, ठीक है। तो पोर्टो हरप्पन फेज में अब क्या होगा, अब सिटीज़ की स्टार्टिंग स्टार्ट हो गई। पहले जो लोग कच्चे झोपड़े में रह रहे थे, कच्चे मकानों में रह रहे थे, अब वो क्या करने लगे, अब वो पक्के घर बनाने लगे, ठीक है। पक्के घर बनाने लगे, कुछ तो डबल स्टोरी घर भी बनाने लगे। तो ना आप ये देखो धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है। अब जो विलेज कल्चर था इस टाइम पर, वो धीरे धीरे सिटी कल्चर में ट्रांसफॉर्म होने लगा, ठीक है। मतलब जो लोग थे, पहली बात तो अब कैटल रियरिंग की जगह सेटल्ड लाइफ जीने लगे, कैटल रियरिंग की जगह एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में आ गए, ठीक है। एग्रीकल्चर से क्या हुआ, सफिशिएंट अमाउंट में फूड मिलने लगा, तो कैटल्स पर उनकी डिपेंडेंसी कम होने लगी। तो उन्होंने घर भी अब पक्के बनाना शुरू कर दिए, इवन डबल स्टोरी घर भी कहीं कहीं बनने शुरू हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ, सिटी आने लगी। तो यहाँ से सिटी का इमरजेंस स्टार्ट हो गया पोर्टो हरप्पन फेज से। और जो वर्ल्ड की पहली सिटी थी वो ये थी कोट डीजी इन सिंध। देखो सिंध पार्ट में क्यों, क्योंकि ये लोग सिंध में आके सेटल हुए, तो वर्ल्ड की फर्स्ट सिटी जो थी वो कोट डीजी थी सिंध में, ठीक है। ये कहाँ मिलती है हमको, पोर्टो हरप्पन फेज में मिलती है बच्चों, क्लियर। इस पर आपको वन लाइनर भी आया था लास्ट ईयर, एमपीपीएससी का क्वेश्चन था कोट डीजी के बारे में लिखना है। तो कोट डीजी क्या थी, वर्ल्ड की पहली सिटी थी। कोट डीजी एंड अमरी इन सिंध एंड कोट डीजी, दे वर दी वर्ल्ड फर्स्ट सिटीज। इसके अलावा और कौन कौन सी सिटीज थी, कालीबंगन इन राजस्थान एंड बनवाली इन हरियाणा, ये दो सिटीज और थी। कालीबंगन और बनवाली में आपको पोर्टो हरप्पन फेज का कल्चर भी मिलेगा और हरप्पन कल्चर भी मिलेगा। तो ये दो ऐसी सिटीज हैं कालीबंगन और बनवाली, जहां पर आपको हरप्पन और पोर्टो हरप्पन दोनों कल्चर मिलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये। एंड कोट डीजी एंड अमरी वाज द फर्स्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, फर्स्ट सिटीज कोट डीजी एंड अमरी, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पोर्टो हरप्पन और ट्रांजिशन फेज। आफ्टर दिस हमारा इससे जो ट्रांजिशन होते होते हम आए, अब यहाँ पर जैसे कि धीरे धीरे सिटी लाइफ स्टार्ट हो गई है। अब प्रॉपर सिटीज़ जो हमको है ना मिल गई, किसमें, प्रॉपर सिटीज़ हमको यहाँ पर देखो एक मिनट, पोर्टो हरप्पन के मटेरियल कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। क्रूड पॉटरी हमको मिलनी स्टार्ट हो गई, अर्बन सेंटर्स आने चालू हो गए, ठीक है। ये तो उसका था, ये वाला पार्ट है प्री हरप्पन के फीचर्स। प्री हरप्पन में मटेरियल कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, विलेज कल्चर, ट्रायंगुलर हट्स थे। फिर पोर्टो हरप्पन में हमको क्रूड पॉटरी मिली, ठीक है। अर्बन सेंटर्स की स्टार्टिंग हुई, जैसे अमरी और कोट डीजी, कालीबंगन, बनवाली, ये सब। यहाँ पर टाउन प्लानिंग स्टार्ट भी हो गई थी, और ठीक है, पोर्टो हरप्पन फेज से ही टाउन प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। पर जो अपने परफेक्शन पे पहुंची टाउन प्लानिंग, वो हरप्पन सिटीज़ में पहुंची है, ठीक है बच्चों, ठीक है। टू स्टोरीज बिल्डिंग भी इवन स्टार्ट हो गई थी बनना, मैंने आपको बता दिया। बेक्ड ब्रिक्स, ईंटों का भी यूज़ करने लगे थे, पकी हुई ईंटों का भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया था पोर्टो हरप्पन फेज से ही। तो अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि हरप्पन में ये सब चीज़ें हुई हैं, हरप्पा के पहले ये ट्रांजिशन फेज थे। और आज जब हरप्पा तक हम आए, जब हरप्पन सिविलाइजेशन तक हम पहुँचे, या जो हरप्पन सिटीज़ बनी, वो अपने हाईएस्ट स्टेज पे पहुँच चुकी थी डेवलपमेंट के। और मैंने आपको ये पहले ही बताया है, सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। तो हरप्पन सिविलाइजेशन भी इसलिए बोला क्योंकि ये जो कल्चर है वो अपने हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच चुके थे अब, दैट्स वाई उसको हमने सिविलाइजेशन बोला। अब वो सिविलाइजेशन का रूप ले चुके थे, ठीक है। एंड वेल डेवलप्ड पॉलिश पॉटरी। अब जो क्रूड पॉटरी थी इधर प्री हरप्पन टाइम पर क्रूड पॉटरी थी, वो वेल डेवलप्ड पॉलिश पॉटरी हो गई।
और हड़प्पन टाइम पे हमको कौन सी मिलती है, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलती है जिसकी ग्लॉसी और शाइनी अपीयरेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्री हड़प्पन और पोर्टो हड़प्पन के। अब आते हैं प्रॉपर हड़प्पन फेज पर। इस प्रॉपर हड़प्पन फेज में सारे कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के। जितनी भी चीज़ें थी, जैसे कि आप टाउन प्लानिंग बोलते हो वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गई। ठीक है, आपका जो पॉटरी मेकिंग थी वो अपने सबसे एडवांस स्टेज पे पहुंच गई। मतलब जितने भी डेवलपमेंट के स्फीयर्स हैं उन सभी स्फीयर्स में डेवलपमेंट अपने हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच गया हड़प्पन फेज में। ठीक है, ओके। तो हड़प्पन फेज में जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो क्या क्या है, 1 मिनट। ठीक है, तो हड़प्पन स्टेज पे इसकी बाउंड्रीज क्या क्या है। देखो इसी फेज में, हड़प्पन फेज में इस सिविलाइजेशन अपने पीक पर पहुंची। हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने पीक पर पहुंची हड़प्पन फेज में, और इसी फेज में इसका डिक्लाइन हुआ। मतलब अपने पिनेकल पर भी पहुंची और डिक्लाइन भी हो गया। तो इसकी बाउंड्रीज क्या है, देखो नॉर्थ में जो बाउंड्री है इस सिविलाइजेशन की वो है मांडा इन कश्मीर इन नॉर्थ। ठीक है, यहाँ तक फैली थी। नॉर्थ में मांडा इन कश्मीर, टू द साउथ दाइमाबाद इन महाराष्ट्र, एक जगह है दाइमाबाद, वहाँ तक। और ईस्ट में आलमगीरपुर इन यूपी, टू द वेस्ट सुख्ता जेंडर इन सिंध। तो सुख्ता जेंडर से लेके आलमगीरपुर और मांडा से लेके दाइमाबाद, ये इसकी बाउंड्री थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जितनी हम एक्सकवेट कर पाए। हो सकता है इसके बाद भी कोई साइट हो सकता है इसके बाद भी कोई साइट हो। अभी तक जो हमें पता चली है वो इसी एरिया के अंदर साइट मिली है अभी तक हमें जितनी, तो इसीलिए हमने इसको बाउंड्री बोला इसकी। ठीक है, तो ये हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक और चीज़ बच्चों, जो हड़प्पन फेज है ना सिविलाइजेशन का, हड़प्पन फेज ये ब्रॉन्ज एज में आता है। कौन से एज में, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एज मतलब कि ब्रॉन्ज एक मेटल है, एक अलॉय है। ब्रॉन्ज को हम बनाते हैं कॉपर प्लस टिन, 2 मेटल है, कॉपर और टिन। कॉपर और टिन को मिला के बनता है ब्रॉन्ज मेटल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हड़प्पन फेज में जो सबसे एक्सटेंसिवली यूज अगर कोई मटेरियल होता था तो वो ब्रॉन्ज यूज होता था। मतलब यहाँ पर आपको जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और अदर इक्विपमेंट हैं वो मेजरली आपको ब्रॉन्ज के ही मिलेंगे, तो इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज बोला। ठीक, और पोर्टो हड़प्पन फेज है वो चालकोलिथिक फेज में आता है। मतलब चालकोलिथिक मीन्स कॉपर का यूज ज़्यादा होता था उस फेज में। ठीक, और इस फेज में ब्रॉन्ज का यूज ज़्यादा होता था, इसलिए ब्रॉन्ज एज में आता है ये। नाउ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, ये तो हो गई अभी ओरिजिन की बात बच्चों। कल हम इसके ये एस्पेक्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ, ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन, लेगेसी स्टिल फेल्ट, ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट टू कल्टिवेट कॉटन। ठीक है, ये तो हो गए इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक, पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। अब बात होती है बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ की। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ओके, चलो।